औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड के जो FBIC फ़िज़िक्स SLO बेस्ड एग्ज़ामिनेशन का सेक्शन बी पढ़ेंगे। सेक्शन ए हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था किस तरीके से हम सेक्शन ए को जो भी बबल दिया हुआ इसको फिल करेंगे। अभी हम सेक्शन बी के बारे में देखेंगे। सेक्शन बी SLO बेस में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा यानी जो डेटा वगैरह चेंज किया, क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन 1 में कहा है कि अगर एक पेंडुलम है, उसका लेंथ 1 मीटर है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2.01 सेकेंड है। इसको आपने माउंट एवरेस्ट पे अगर रखे, हो सकता है आपको माउंट एवरेस्ट के बजाय K2 का जिक्र हो, है ना, या कोई समथिंग हाइट पे आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहें। तो ये SLO बेस्ड लर्निंग में जस्ट थोड़ा सा डेटा चेंज होती है। आपका कॉन्सेप्ट वही होगा जो आपने आपके इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान, ये जो पेंडुलम का जो टॉपिक है यानी आपके फर्स्ट चैप्टर में, तो करिकुलम मुख्तलिफ करिकुलम बेस्ड जो सिलेबस बनाया हुआ है उसके चैप्टर्स थोड़ा सा टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो रेफरेंस बुक आप लोगों को फेडरल बोर्ड ने दिया है उनमें ये टॉपिक आपने पढ़ा है। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो टाइम पीरियड का फार्मूला यानी T=2πL/g, उस बेस पे आपने इसको फाइंड आउट करना है। और आपने ये भी पढ़ा था कि चूँकि आप यहाँ पे इसके अगर आप फार्मूला देखें तो ये जो टाइम पीरियड है वो इस पर डिपेंड करता है। देखें T=2πL/g, तो आप इस फार्मूले से देख रहे हैं टाइम पीरियड डिपेंड करते हैं लेंथ पर और जी पर, जी की वैल्यू यानी ग्रेविटी। अब आपको पता है हमने 9th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटी एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होता है। जो हम हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट पे उसका टाइम पीरियड फाइंड कर रहा है तो ये जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टाइम पीरियड ऊपर है, जी आप देखें यहाँ पे जी नीचे है ना, जी नीचे है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जी बढ़ जाएगी क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएंगे जी, ये कम हो जाएगा। तो अगर ये है तो आपने जी की वैल्यू फाइंड करना है। तो उमूमन आपको पता है जी का जो सरफेस पर यानी वैल्यू ऑफ जी होती है वो तकरीबन 9.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। देखें तो आप यानी ज़ाहिरी बात है माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो जी ज़रूर 9.98 से कम होगी, क्योंकि आप हाइट पे एल्टीट्यूड के हिसाब से जी की वैल्यू कम होती है। तो इसको फाइंड करने के लिए जस्ट आपने डेटा लिखा है, यानी जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था लेंथ 1 मीटर है, टाइम पीरियड 2.01 सेकेंड है, जी आपने फाइंड करना है। तो आपने जस्ट इस फार्मूले में पुट किया T=2πL/g। बस इन्होंने जस्ट टाइम पीरियड की जगह पे 2.01 पुट किया, 2πL/g, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 वो आपने पुट किया। एल की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर का है, जी आपने फाइंड करना है। बाकी इस पे आप स्क्वायरिंग करके रीअरेंज करें, यानी जी को एक साइड पे करके वही जो 3-4 क्लास के मैथ्स का जो लॉजिक है वही यूज़ करके जी को आपने अलग किया। तो देखिए आपने मैंने पहले भी बोला था कि जी की वैल्यू माउंट एवरेस्ट पे कम आने चाहिए, तो ये 9.98 से कम होकर 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा। देखिए ये इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि इफ़ द कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज। आपको पता है कनकेव मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। देखें विल द इमेज बी नेसेसरीली इन्वर्टेड, क्या ज़रूरी है कि इसका जो इमेज है वो हमें ज़रूर यानी हमेशा उल्टा होना चाहिए। तो आपको हमने पहले बताया था, पहले आप देखें कनकेव मिरर का जो हमने डायग्राम देखा था। कनकेव मिरर ऐसा मिरर जिसका आउटर सरफेस पॉलिश हो, देखिए मैंने पॉलिश के लिए ज़ाहिर किया है, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, इनर कर्व देखिए अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग हो। फ़र्ज़ करिए हमारे पास प्रिंसिपल फोकस है और आपको पता है कि अगर ये मेरे पास एफ़ है, ये वाला पॉइंट एफ़ हो, और ये इस आगे थोड़ा सा मैं आगे इसको आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये एफ़ का डबल यानी 2F हो। हमने इसके रे डायग्राम में देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को आप एफ़ से आगे रखें, मतलब ये जो फोकस है उससे आगे रखें, तो ये मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज
हमेशा रियल बनेगा। क्या बनेगा जी? रियल बनेगा। देखिए क्योंकि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके आएंगे, रियल इमेज बनेगा। मिसाल एक और हम इसके ऑप्टिकल या जो मिरर के जो सेंटर है, तो यहाँ पर हमेशा देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इसका उल्टा इमेज बनेंगे, उल्टा। देखिए उल्टा इमेज। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख लें, किसी ऑब्जेक्ट को रखें जी फोकस के बीच में, देखिए फोकस के अंदर रखे। मिसाल ये इसका फर्ज करें फॉर एग्जांपल ये फोकस है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखे, तो हमेशा इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनती है वो क्या होगा? इरेक्ट, सीधा और वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल मींस यानी ख़याली इमेज होगा। देखिए तो ये हमने ये रे डायग्राम में पढ़ा था। कब? जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और मिरर के बीच में रखे। देखिए उस वक़्त हमेशा उसका सीधा और यानी सीधा इमेज हमेशा क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन के मुताबिक रियल इमेज हमेशा क्या होना चाहिए? इन्वर्टेड होना चाहिए, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो उसके लिए जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कनकेव मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस्ड बियॉन्ड प्रिंसिपल फोकस। लेकिन मैं अभी बोला था प्रिंसिपल फोकस से पहले रखे, है ना, यानी या प्रिंसिपल फोकस के बाद में रखे, बाद में आगे रखे। या आप रे डायग्राम में भी देखे, बुक में दिया हुआ है। बट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन द प्रिंसिपल फोकस, के आप अंदर रखे, है ना, मिरर के जो प्रिंसिपल फोकस, इट इमेज विल बी इन्वर्टेड वर्चुअल, और इसका जो इमेज है वो वर्चुअल होगा और सीधा होगा। तो इसलिए इससे क्या साबित हुआ कि रियल इमेज हमेशा क्या बनते हैं? इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा करेक्ट बनेंगे। देखिए अब आगे कहा है जी आपके पास एक मास अटैच टू अ स्प्रिंग है, क्या इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज़ीरो हो सकती है? अगर ऐसा है तो कहाँ पे होगा? तो उसके लिए भी यही है कि आपने मास अटैच टू अ स्प्रिंग वाला पोर्शन पढ़ा था, और आपने कहा था रिस्टोरिंग फोर्स का सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है। रिस्टोरिंग फोर्स वो होता है जो क्या किसी जिस्म को धकेलता है, पुश करता है या पुल खींचता है, किसके? जो मीन पोजीशन की जानिब जो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको या मीन पोजीशन की जानिब पे पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो आपको पता है कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग यानी किसी ऑब्जेक्ट को फ़र्ज़ करें एक्सट्रीम पोजीशन ए से खींचा, जब आपने इसको छोड़ा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट द स्प्रिंग ऑन द मास विल पुल इट टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ की जानिब, उसको रिस्टोरिंग फोर्स खींचेगी। तो मास यहाँ से आएंगे मेन पोजीशन की जानिब, मेन पोजीशन को ओ से जाहिर करते हैं, जो आपके बुक में डायग्राम या आपके नोट्स वगैरह में भी आपने देखा है। देखें फिर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम होगा डिस्टेंस के साथ, क्योंकि हमने पहले कहा था डिस्टेंस ज़्यादा हो तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होती है मेन पोजीशन, और फोर्स ज़्यादा हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आपको पता है कि मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है, तो मीन पोजीशन पर पहुंचकर रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़ीरो होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पर जब वो मास पहुंचेंगे तो उस मास का कोई डिस्टेंस ही नहीं रहा, यानी तो डिस्टेंस ही नहीं रहा। तो हमने कहा था कि क्यों आपने ये प्रूव किया था कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा। अब एक्सेलरेशन कब पैदा होती है? फोर्स की वजह से। तो फोर्स अगर है तो एक्सेलरेशन भी होती है, फोर्स ना हो तो एक्सेलरेशन भी नहीं, क्योंकि आपको पता है मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी मीन पोजीशन पर क्या होगी जी? ज़ीरो होगी। तो ये मीन पोजीशन पर देखिए यहाँ पर इधर क्या है, सो यानी एट मीन पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी ज़ीरो, ये होगा। देखिए
और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि हाउ कैन अ बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने यानी पढ़ा था आपके जो करिकुलम या आपके जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का टॉपिक मौजूद है। तो उसमें हमें पहले से ही पता है कि हम किसी जिस्म को किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए चार्ज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि आप यानी फिक्स द ऑब्जेक्ट टू बी, जिस ऑब्जेक्ट को आपने चार्ज करना है इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखें। इंसुलेटेड स्टैंड मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा स्टैंड यानी जिस पर आप जिस बॉडी पर आपने चार्ज करना है उस बॉडी को किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर रखने का मतलब ये है कि उसका जो स्टैंड है वो किसी लकड़ी का या प्लास्टिक वगैरह का बना हो। ऐसा ना हो कि वहाँ से कोई चार्ज वगैरह नीचे ज़मीन में चले। मतलब ये स्टैंड है, ये मतलब लकड़ी का बना हुआ है, मैंने इस डिस्क पे चार्ज करना है, देखिए ऊपर वाले डिस्क पे, तो मैंने इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा। तो उसके लिए तरीका ये है, मैं क्या करूँगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी जिस्म किससे बना होता है, कोई भी जिस्म बना होता है जी यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो रेंडमली होगा। लेकिन जब आप किसी चार्ज बॉडी को देखें, मैं यहाँ पर ला रहा हूँ कोई चार्ज बॉडी, मसलन ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बॉडी को मैंने इस बॉडी के पास लाया। तो इस बॉडी के पास जब मैं यानी इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके इस वाले एंड पर क्या पैदा होगा, एक डिस्क मेरे पास ये है, तो इधर पैदा होगा इसका अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको खींचेगी। देखिए बाकी जो चार्ज है वो यानी दूसरे यहाँ पे जो स्टैंड है इस डिस्क में इसको क्या करेंगे, दूसरे एंड पर यानी इसका जो चार्ज है सेम चार्ज को रिपल करते, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिपल होकर दूसरे एंड पे गए, देखिए यूँ यहाँ पे नेगेटिव पैदा हुआ। तो इसके पास वाले एंड पर जो चार्ज बॉडी हमने लाया वहाँ पे अनलाइक चार्ज पैदा होते हैं। अनलाइक मीन्स यहाँ पे नेगेटिव हो तो यहाँ पे पॉजिटिव, जबकि इसके फार एंड पर, इससे दूर एंड पर लाइक चार्ज पैदा। लाइक चार्ज मीन्स जो बॉडी हम इसके पास ला रहे हैं उस जैसा चार्ज पैदा होगा। तो इस पर नेगेटिव है तो उसके एंड वाले या फार वाले जो सिरा है उस जिस्म का जिसके पास आप ला रहे हैं उस पर लाइक चार्ज, यानी इस पर नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ। ये आपने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था। तो आप इसको किस तरीके से चार्ज करेंगे, तो इसके लिए यही तरीका बताया हुआ कि फिक्स द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज ऑन इंसुलेटेड स्टैंड, ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रॉड। आपने कोई पॉजिटिव चार्ज रॉड लाया या नेगेटिव चार्ज लाया, देखिए एक ही बात है, नियर द इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट, उस इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट पे रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। आप देखिए रॉड उसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल टू इट एंड रिपल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्राम इट। जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसमें अगर मैं नेगेटिव को लाऊं तो वो नेगेटिव को दूसरे एंड पे रिपल करेंगे, पॉजिटिव को अपने पास लाएंगे। नो आर द ऑब्जेक्ट बाय कंडक्टिंग वायर, फिर आपने उस ऑब्जेक्ट को एक कंडक्टिंग वायर के ज़रिए अर्थ ज़मीन में भेज। ये हमारा सेक्शन सी में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ये इलेक्ट्रोस्कोप वाले में। देखें वाइल द रॉड इज स्टिल नियर इट, आपने उस रॉड को उसके पास लाना है। नो इफ यानी वी फर्स्ट ब्रेक द अर्थ कनेक्शन, अगर हम इसके अर्थ कनेक्शन को ब्रेक कर ले एंड देन रिमूव द रॉड, और इस रॉड को रिमूव करें, नेगेटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, उस पर नेगेटिव चार्ज यानी उस पे आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव कोई रॉड लाए, पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव कोई रॉड लाएंगे, फिर अर्थिंग करेंगे, वो हम सेक्शन सी में पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझाया है, उसी उसूल पे ये काम करेंगे। देखिए बाय यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम किसी जिस्म को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद का है डस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीज वेव लेंथ, क्या यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से वेव लेंथ भी बढ़ जाएंगे, अगर नहीं है तो कैसे। इसके लिए भी आपको फिर वही कॉन्सेप्ट यानी हमारे पास वेव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, v इज़ इक्वल टू यानी v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। अब यहाँ पे कहा है कि
क्या यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए वेवलेंथ का जो रिलेशन इधर इन्होंने भी दिया हुआ है, यानी यहाँ से अगर इस रिलेशन से अगर हम लेमडा फाइंड करना चाहे, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, वी ओवर एफ। ये एफ उधर जाके डिवाइड होगा, स्मॉल एफ से जाहिर करते। देखिए तो आप यहाँ पे इस रिलेशन में देख रहे हैं लेमडा यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या है, इन्वर्सली, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो इन्वर्सली मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो लेमडा यानी वेवलेंथ कम हो जाएगी इस रिलेशन के मुताबिक। तो इसका आंसर नो में आएंगे। देखिए नो वेवलेंथ डज नॉट इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ नहीं बढ़ेगी ऑफ वेव्स, बिकॉज क्योंकि इसका जो रीज़न है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करते हैं, उस सोर्स पे डिपेंड करते हैं जिससे वो प्रोड्यूस होती है ना, फी सेकेंड में। देखें बट द वेव लेंथ ऑफ द वेव, लेकिन वेव लेंथ किसी वेव का डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, कि वो पार्टिकल्स कितना वो वाइब्रेट करे उस पर डिपेंड करते। देखिए फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का भी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे का इन्वर्सली है बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी लेमडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। तो हमने इस इक्वेशन से देखा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इंक्रीज करेंगे देन द वेव लेंथ क्या होगा, डिक्रीज है, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए तो वेव लेंथ कम हो जाएंगे। यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखिए विल टू वायर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, क्या जो दो तार है जो एक ही डायरेक्शन में करंट को ले जा रही है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। आपने रीज़न देना है अगर अट्रैक्ट करेंगे तो। देखें उसके लिए सबसे पहले आप देखें, उसके लिए मैं आपको एक वो रिलेशन बताता हूँ। फर्स्ट करिए एक तार है, ये एक तार है, इससे करंट जा रही है यूँ, चले इस डायरेक्शन में जा रही है। एक और तार है, ये एक तार है, देखिए वायर है, इससे इसमें भी सेम डायरेक्शन, क्योंकि हमारे जो बुक में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखे यूँ करंट जा रहे हैं। अगर हम यानी जो करंट को फाइंड करने के लिए जो राइट हैंड रूल ले ले, तो अगर हम यानी इसको आपको पता है इस वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अपने हैंड में लेंगे तो इसका कर्लिंग फिंगर जाहिर करेंगे उसके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और आपका जो थंब है वो जाहिर करेंगे करंट के डायरेक्शन। तो थंब यूँ होगा, आपका कर्लिंग फिंगर यूँ, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के लिए यूँ पैदा हुआ, यूँ इधर ये यूँ। इसी तरह इस तार में भी मैग्नेटिक फील्ड इसे यूँ पैदा होगा, यूँ। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें, अब यहाँ से आप देखें इसमें क्या है, अगर दो तार एक ही डायरेक्शन में जा रही है यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हर वायर क्या पैदा करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे अराउंड ईच वायर। इन द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड टेंस टू कैंसिल ईच अदर। अब इन दोनों के सेंटर में यानी वो जो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। वो क्यों कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, एज दे आर अपोजिट ओरिएंटेड, अपोजिटली ओरिएंटेड, क्योंकि उसके जो डायरेक्शन वगैरह है वो सेंटर में अपोजिट ओरिएंटेड हो सकते हैं। एक अगर क्लॉक वाइज हो तो एक एंटी क्लॉक वाइज हो सकती है। देखिए देयर फॉर क्रिएटिंग अ वीक फील्ड, क्योंकि वो उधर के यानी कैंसिल करेंगे सेंटर में, तो वहाँ पे एक वीक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस रीजन में। जबकि आपको पता है यानी अदर साइड ऑफ द वायर यानी द फील्ड स्ट्रॉन्ग, वायर के दूसरे साइड पर तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वो वहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है। सो फोर्स इज एक्सर्टेड टूवर्ड द वीकर रीजन, इसलिए वहाँ उस स्ट्रॉन्ग रीजन से उस वीकर रीजन पे फोर्स लगेंगे, हेंस दे अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरीके से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये भी आप 6-7 लेवल के कॉन्सेप्ट है। कंडक्टर तो आपको पता है जिससे बिजली वगैरह पास हो, इंसुलेटर जिससे पास ना हो। तो इधर यहाँ पे पॉइंट की शक्ल में उन्होंने लिखा हुआ है, यानी आपको पता है कंडक्टर्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम है तो जाहिर बात है करंट फ्लो होने में आसानी है। अच्छा एक रीज़न ये है कि दूसरा रीज़न दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत ज़्यादा होती है, रेंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट चार्ज वगैरह आगे पास होती है, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए
ये गुड कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को पास होने में मदद देती है। जैसे कि मेटल्स वगैरह में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये गुड कंडक्टर है। इसके एग्जांपल मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर वगैरह गुड कंडक्टर, इसीलिए बिजली के तार वगैरह उमूमन कॉपर के बनते हैं, देखें उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है, गुड कंडक्टर है। इंसुलेटर की अगर आप बात करें, करंट कैरिंग फ्लो थ्रू एन इंसुलेटर कैन नॉट फ्लो, इससे पास नहीं होगी, इसका वजह ऊपर का उलट हो गया क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऊपर कम था कंडक्टर में। दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फॉर द फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो एंड इंड्यूस चार्ज रिमेन स्टैटिक ऑन देयर सरफेस, यानी जो चार्ज वगैरह है वो उसी सरफेस पे ही यानी रेस्ट में रहते हैं, देखे मोशन में नहीं होता। इसके एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक वगैरह, इसीलिए उम्मन ये जो बिजली के तार के बाहर करंट वगैरह नहीं लगने के लिए प्लास्टिक के कवरिंग वगैरह इंसुलेशन के तौर पर यूज़ होते हैं। लकड़ी वगैरह ये बिजली वगैरह पास नहीं होता, तो ये इस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। ये इंसुलेटर की एग्जांपल है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम देखना चाहे, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर हमने अभी डिस्कस किया था 7, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाउ इज़ एन एमीटर कनेक्टेड विद अ डिवाइस टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए आप यानी एमीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये आपके बुक का डायग्राम ही इन्होंने दिया है, ये जो पंजाब बुक है टेक्स्ट बुक, उसका ही डायग्राम बाकी बुक में भी हो सकते हैं, पीके वगैरह में भी यही डायग्राम देखें, जो रेफरेंस बुक दिया हुआ है, बुक से उठा के डायरेक्ट दिया हुआ है। ये आपको पता है कि एम मीटर बहुत ही मामूली करंट को भी फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है अ लार्ज करंट ऑफ द रेंज सच एस 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक के करंट को आप एम मीटर के ज़रिए मेजर करते हैं। तो एम मीटर को हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना है। देखिए सीरीज़ का मतलब आपने उसके एंड टू एंड आपने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। देखिए आप यहाँ पे मीटर देखते हैं, यहाँ से बैटरी, ये इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के लिए स्विच है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एम मीटर के भी पॉजिटिव टर्मिनल को, और बैटरी या सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एम मीटर के भी नेगेटिव को आपने एंड टू एंड कनेक्ट किया, तो ये सीरीज़ होता है। देखिए इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि यहाँ से आने वाला करंट भी इसी से पास होगा, क्योंकि एक ही पाथ है तो करंट भी इसी से पास होगा। देखिए तो कैन बी मीन्स ऑफ एम मीटर के ज़रिए आप मेजर कर सकते हैं 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक के करंट। देखिए एम्पियर करंट का यूनिट है एम, क्योंकि वो एम मीटर से एम्पियर रखा हुआ है, मीटर मेजर करना। एम मीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज सो द करंट फ्लोइंग इन सर्किट आल्सो पास थ्रू द एम मीटर, मैंने पहले बोला था उसी से गुजरते हैं। What do you understand by digital and analog quantities? Analog quantities, डिजिटल क्वांटिटी और एनालॉग क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक है। तो एनालॉग क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो कंटिन्यूसली चेंज हो, जिसकी एग्जांपल टेम्परेचर वगैरह है। जबकि डिजिटल क्वांटिटी जिसकी 2 फिक्स वैल्यू होती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ऑन एंड ऑफ, ट्रू और फॉल्स। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में उमूमन इनके यानी 0 ऑफ स्टेट को ज़ाहिर करते हैं, 1 ऑन स्टेट को ज़ाहिर करता है, तो 2 स्टेट होती है। तो इसका भी ऊपर एग्जांपल बताया हुआ है। वो क्वांटिटी जिसके वेरी कंटिन्यूसली उसका यानी वैल्यूज़ चेंज हो या रिमेन कांस्टेंट रहे, उसको यानी एनालॉग क्वांटिटी कहते हैं। मिसाल के टेम्परेचर ऐसा नहीं होता ना, सुबह होते ही मतलब टेम्परेचर ऐसा ही बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता, यानी वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है फिर ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है। देखिए 24 घंटे के दौरान अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो इसके ग्राफ यूँ बनेंगे, एनालॉग क्वांटिटी का ग्राफ यूँ। देखिए यानी ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो ये यहाँ फर्ज करिए 0 है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, यानी मिनिमम से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, फिर मैक्सिमम से मिनिमम की जानिब आया, फिर 0 हुआ, फिर यूँ देखिए इस तरह का एक पैटर्न होगा, यानी ये इस तरह, यानी इसके ग्राफ बनेंगे। ग्राफ बिटवीन टाइम एंड यानी डिफरेंट, वी फाइंड द टेम्परेचर वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम, therefore we say that temperature is an analog quantity. Similarly time, pressure, distance वगैरह क्या है जी, ये सारा एनालॉग क्वांटिटी है, क्योंकि
टाइम वगैरह भी ऐसा नहीं होता है ना कि अभी सुबह होते ही शाम हो जाए, ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूसली टाइम चेंज हो जाता है। जबकि डिजिटल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी है यानी जो नॉन कंटिन्यूस मैनर में होती है, यानी इनका दो फिक्स वैल्यू होती है, मिनिमम या मैक्सिमम। आर का डिजिटल क्वांटिटीज़, डिजिटल क्वांटिटीज़ को आप डिजिट्स या नंबर की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डिजिटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी दो डिजिट्स को यूज़ करते हैं, ज़ीरोज़ और वन। इसी बेस पर आपके जो कंप्यूटर के जो सर्किट वगैरह बनाया गया है, यानी डीएलडी वगैरह, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो इसमें उसके सर्किट वगैरह इसी स्टेट पे काम करते हैं। ज़ीरो स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ करंट इन द सर्किट, और वन यानी करंट अगर सर्किट में मौजूद हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह तो स्टेट्स पे बनाते हैं। देखें, वायर सम एलिमेंट्स रेडिएक्टिव बट सम आर नॉट, कुछ एलिमेंट क्यों रेडिएक्टिव है कुछ क्यों नहीं है, ये आपने 9 क्लास के केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो वो एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर 1 से 82 है वो नेचुरली स्टेबल न्यूक्लियाई है, तो वो कोई रेस वगैरह अल्फा बीटा गैमा रेस यानी एमिट नहीं करता, तो वो स्टेबल है। जबकि वो न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो वो ये शुआएँ खारिज करते हैं, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो यही इधर बतावे तो वो रेडिएक्टिव यानी रेडिएशन वगैरह भी शो करते। देखे, जो रेडिएशन को एमिट नहीं करे उनको स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। ज़्यादातर न्यूक्लियाई जिसका वो मैंने पहले 1 से 82 हो वो स्टेबल न्यूक्लियाई है, जबकि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो वो नेचुरली अनस्टेबल है। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशन शुआएँ वगैरह खारिज करते हैं तमाम वक्त, और इसलिए उसके वो वन एलिमेंट से दूसरे टाइप ऑफ एलिमेंट में कन्वर्ट होती है। इसको भी आप डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में, आपने डिस्कस भी की होगी, यानी ट्रांसमुटेशन, आई थिंक ट्रांसमुटेशन, हाँ, यानी एक एलिमेंट जब मुख्तलिफ रेस यानी एमिट करते हैं तो वो दूसरे एलिमेंट में, मसलन कार्बन वो नाइट्रोजन बन सकते हैं, या इस तरह के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट, यूरेनियम के साथ थोरियम में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये यानी इसके बारे में था कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 11, हो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ प्रेफर्ड ओवर ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल को क्यों हम तरजीह देते हैं। हम जो रिवायती जो कम्युनिकेशन है, जो ख़त वाला निज़ाम है, तो ज़ाहिर बात है ख़त को तो आधी मुलाकात कहते थे। ख़त यानी आधी मुलाकात तकरीबन अगर आपका कोई दूर हो तो तकरीबन 3-4 महीने, कम से कम 1 महीने तो लग ही जाते थे ख़त के जवाब आने तक। तो 1 महीने बाद या 2 महीने या 5 महीने बाद, साल भी लग सकते थे, उसके बाद यानी आधी मुलाकात होती थी। अभी आपके कम्युनिकेशन दौर है, आप दुनिया के कहीं से भी किसी भी कोने में मैसेज इंस्टेंटली भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के ज़रिए, और अभी इसका जवाब भी आप रिसीव करेंगे। तो इसको तो हमें 99% मुलाकात कहना चाहिए, या तो 100%। अभी तो हम एक दूसरे को देख के भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसका क्यों प्रेफर करते हैं, ये आपके ही दौर का है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा पेचीदगी नहीं है। इधर बतावे ये इलेक्ट्रॉनिक मेल या इसको शॉर्टली मेल कहते हैं, ये का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वो वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ मैसेज, मेरे मैसेज को डिलीवर करने का सबसे फास्ट यानी वे है किसी भी जगह पे या इंटरनेट पे किसी भी साइट पे। इसके एग्जाम एडवांटेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो फास्ट कम्युनिकेशन है, हम मैसेज को कहीं पे भेज सकते हैं इंस्टेंटली, फौरी। देखें, कॉस्ट फ्री सर्विस है। पहले आप देखें आज से 10 साल के पहले की भी बात करें तो अगर हम यहाँ से हमारे किसी अजीज़ को फ़ोन करें जो आप बाहर मुल्क सऊदी अरबिया वगैरह, अमेरिका या कहीं पे हो दुनिया के किसी कोने, या कराची पिंडी वगैरह में हो, एक शहर से दूसरे शहर में भी कॉल करे तो इसका रेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी ई मेल्स वगैरह है वो तो तकरीबन कॉस्ट फ्री है। देखें, अगर हमारे पास इंटरनेट एक्सेस हो तो हम यानी उस ईमेल सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं, और इसको यूज़ करना एक छोटे से बच्चे का भी काम है, एक अनपढ़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इतना इसमें यानी इसका जो क्या कहते हैं जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है। आफ्टर इनिशियल सेटअप ऑफ ईमेल अकाउंट इट इज़ इजी टू यूज़, ये हो गया, और ज़्यादा मुअस्सर है। वी कैन सेंड आवर मैसेज मैनी फ्रेंड और पीपल इन वन एक्शन, या कोई एक ही क्लिक पर आप
एक से ज़्यादा बंदों को 100 बंदों को अगर आपने भेजना है तो भेज सकते हैं। देखिए इधर 12 में कहा एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके। न्यूक्लियर डिके के दौरान क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज। न्यूक्लियर डिके का मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो रेस वगैरह एमिट करके यानी इसके न्यूक्लियाई में जो कमी आ जाती है वो न्यूक्लियर डिके है, एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आपने अपने आंसर को बताना है कि क्या इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है, तो आपने बताना है। देखिए आंसर अगर बीटा डिके हो, बीटा डिके मीन्स कोई बीटा रेस या इसको इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है वो इमिट करें यानी पेरेंट न्यूक्लियाई जो पेरेंट न्यूक्लियाइस है, तो इसका प्रोटॉन नंबर में एक का इजाफा होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बीटा रेस इलेक्ट्रॉन दिया तो प्रोटॉन में बढ़ गए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कुदरती तौर पर बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे बीटा रेस यानी इलेक्ट्रॉन दिया तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएंगे और प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आप देखें। लेकिन इसका मास नंबर में कोई इजाफा नहीं होगा। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियन या मास नंबर को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, वो अनचेंज रहेगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल में उन्होंने दिया है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर कोई मौजूद है जी, देखिए ये हमारे पास मौजूद है कोई ए एलिमेंट मौजूद है, इसी का मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर, हाँ एटॉमिक नंबर, तो अगर वो एक यानी बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा, इसी जी में जो ये वाई मतलब यहाँ पे बनने वाला एलिमेंट है, देखिए उसके यानी ए है जी एटॉमिक मास, जी है ये छोटा जी जो नीचे दिया हुआ है यानी वो इसका क्या है एटॉमिक नंबर। हाँ तो यहाँ पे वाई कोई एलिमेंट बन रही है इस डिके की वजह से, तो इसका ए का मतलब एटॉमिक मास तो वही रह रहा है, ए रह रहा है, लेकिन जी यानी इसमें एक इजाफा हो रहा है। तो इसका एग्जांपल नीचे देखें, कार्बन, आप देखिए कार्बन ऊपर देखिए जी, ए का मतलब देखिए ए एटॉमिक नंबर का मतलब 14 और कार्बन का नहीं सॉरी एटॉमिक मास 14 एटॉमिक नंबर 6 है। तो जब इसने बीटा डिके की एक इलेक्ट्रॉन दे दी तो क्या हुआ, इसका मास तो वही रहा, देखिए 14 तो 14 रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी 6 से क्या हो गया जी 7 हो गया, एक बढ़ गया। तो ये देखिए ये होता है इसमें। 13 में कहा है वाई इज एन इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्टेड व्हेन पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यहाँ पे ये कहा है कि क्यों यानी इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट होगी जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड से पास होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन बीम, तो इसके भी हमने तो ऊपर कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज की मोशन को ही मूवमेंट को ही यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको ही हम करंट कहते हैं। देखिए आपको पता है जब करंट फ्लो हो तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हैं किसी कंडीशन में। तो व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे वो राइट एंगल 90 एंगल के साथ दे, वी विल नोटिस दैट इलेक्ट्रॉन बीम इज़ गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपने ओरिजिनल पाथ से वो डिफ्लेक्ट होगा। नो इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब हम उसको 90 के बजाय किसी और डायरेक्शन में किसी और एंगल में रखें मैग्नेटिक फील्ड को, वी विल सी द इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, वो आप उस डायरेक्शन से अपोजिट में डिफ्लेक्ट होगी। वो वजह क्या है, इट इज़ ड्यू टू मैग्नेटिक वो मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज किया तो इसके मैग्नेटिक इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी चेंज होगा। देखिए विच मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइंग ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन। देखिए द मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं इन 3 तरीक़ों से, अगर आप इलेक्ट्रॉन की तादाद को बढ़ाए, या आप मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ बढ़ाए, या आप इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको बढ़ाए, तो यानी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है। और आपको पता है ये जो उसूल वगैरह है ये इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में इस्तेमाल होती है, उसमें भी वही मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग जो कॉइल वगैरह है यानी उससे उसमें टर्निंग पैदा होती है। देखिए उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, देखिए उस जब आप उसको करंट देते हैं उस कॉइल को, ये हमने वो मोटर वाला पोर्शन में पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसको आप एक दफ़ा फिर पढ़ लें तो अच्छी तरह समझ आए। और भी इसमें हमने जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसके टॉपिक को आप फिर एक दफ़ा देखें तो आप ये इसको अच्छी तरह समझेंगे। अभी मैं आपको क्विकली इसका थोड़ा सा वो बता रहा हूँ कि इन्होंने क्वेश्चन
किस तरह पूछा है या आपसे पूछा जाएंगे देखें तो आपका आंसर किस टाइप का होगा। तो आप देखिए इसमें सारे आपके जो बुक वगैरह में वही जो आंसर है, कुछ तो हूबहू वही यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है जस्ट, इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है। हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। करंट कैरिंग कंडक्टर का जो डायरेक्शन है हम यानी राइट हैंड यानी ग्रिप रूल से हम फाइंड आउट करेंगे। तो इधर यही है देखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज गाउंड बाय द यानी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, उससे गुजर रही है। तो उसको आप फाइंड करने के लिए नीचे डायग्राम भी दिखाया गया है। देखिए आपने क्या करना है, यानी जिस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, मसलन ये कंडक्टर है देखिए, इससे करंट यूँ फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे ऊपर, तो आपने अपने यानी हाथ को इस कंडक्टर में ग्रिप करे इस तरीके से कि आपका जो कर्लिंग फिंगर है वो जाहिर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और आपका जो स्ट्रेच थंब है वो करंट को जाहिर करेंगे। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये देखिए ये यही बताया हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, राइट हैंड ग्रिप रूल। देखिए अभी समझाया, देखिए आपने ग्रेप्स करना है इस तरीके से, अपने राइट हैंड को आपका थंब यानी करंट को जाहिर करे, फिर आपका कर्लिंग फिंगर यानी उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जाहिर करेंगे। और ये सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है 15 में से आपने 11 करने होते हैं, 4 ऑप्शन है। देखें डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग ऑफ कार, हाँ कार को आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपके बुक के डायग्राम जो कोर्स है उसमें से ही इसको उठा के दिया हुआ है। मसलन ये आपके पास कोई कार है, ये क्या है जी, कोई कार, फॉर एग्जाम्पल ये कंसिडर करिए कोई कार है, ये कोई कार है। अब आपने इस कार को पेंट करना है, कोई किसी भी कलर का पेंट करना है। फ़र्ज़ करें अगर कार को पेंट करना है तो मैं यानी कार के बॉडी को फ़र्ज़ करें मैंने इधर नेगेटिव चार्ज किया, पहले मैं इस कार को ही नेगेटिव चार्ज करूँगा। फिर यहाँ से क्योंकि इस पर पेंट करना है तो इसका जो नोज़ल है इसको मुझे पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। जब यहाँ से पेंट आएंगे तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इधर नोज़ल को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, देखिए प्लस चार्ज। अब ये सब नोज़ल से जो पेंट आ रही है उस पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम को रिपल करेंगे तो वो हमवार तौर पर यानी इस पहले से यानी ऑलरेडी जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके साथ यूँ चिपक जाएंगे। देखिए नेगेटिव चार्ज यानी हर यानी बॉडी पे, ताकि स्मूथली उस पर पेंट आएंगे। इसलिए आपने देखा ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो पेंटिंग की होती है कार वगैरह पे। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का यानी उसूल इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यानी इसको करने का यही लॉजिक है। देखिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार, द बॉडी ऑफ द कार इज चार्ज एंड देन द पेंट इज गिवन टू द अपोजिट चार्ज। देखिए हमने पहले भी बताया, यानी आप चार्ज करेंगे जिस कार पे आपने पेंट करना है उसके बॉडी को भी, और यानी उसके नोज़ल जहाँ से यानी चार्ज आना है उस पे आप यानी अपोजिट चार्ज करें। देन पेंट इज़ गिवन टू द अपोजिट चार्ज बाय चार्जिंग द नोज़ल ऑफ द सेपरेट ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्जन। हाँ अब वहाँ नोज़ल से जो चार्ज आ रहे हैं वो सेम चार्ज के होते हैं, तो वो रिपल्जन की वजह से चार्ज पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ द नोज़ल, फ़र्ज़ करें नोज़ल से जो आने वाला चार्ज पे पॉजिटिव है तो वो सेम होने की वजह से वो रिपल होगा, एक फाइन मिस्ट बनाएंगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जिस ऑब्जेक्ट पे आपने पेंट करना, कार पे करना है या किसी और ऑब्जेक्ट पे आपने पेंट करना, आपके मोबाइल का जो केसिंग है, आपके कंप्यूटर का केसिंग है उस पर पेंट करना है, तो जिस पे भी करना है उस पर अपोजिट चार्ज है तो वो वहाँ पे चिपक जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द चार्ज पेंट पार्टिकल आर अट्रैक्टेड टू द कार एंड स्टिक टू द बॉडी, उसके साथ चिपक जाएंगे जस्ट लाइक चार्ज बैलून, जैसे कि कोई चार्ज बैलून दीवार के साथ चिपक जाती है। देखिए वंस द पेन ड्राइस, एक दफ़ा जब यानी ये पेन खुश्क हो जाती है, इट स्टिक्स मच बेटर टू द कार, वो कार के साथ अच्छी तरह चिपक जाते हैं एंड स्मूथर और हमार बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चूँकि ये वहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल, ये बहुत ही मुअस्सर और सस्ता भी है। देखिए पेंटिंग करने का सबसे सस्ता तरीका है।
अब सेक्शन सी के बारे में अगर देखें, इसमें 2 क्वेश्चन करना है, इसमें 3 दिया होता है। तो आपसे कहा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू अचीव द फॉलोइंग। हाँ, ये हमने ऊपर डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए आप किस तरीके से यानी दरअसल यानी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मसलन आपने किसी जिस्म पे चार्ज वगैरह है, उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे और किस किस्म का चार्ज है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर किसी जिस्म पे चार्ज है नहीं है वो कैसे फाइंड करेंगे। ये तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है वही दिया हुआ है, मैं आपको जस्ट इसको क्विकली बताऊंगा कि आपने सबसे पहले ये करना है कि डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी, ब्रिंग द बॉडी नियर द डिस्क। आपने जिस जिस्म पे चार्ज फाइंड करना है उस बॉडी को इसके डिस्क के पास लाए। देखिए ये इसके डिस्क है ना, ये इसके लीव्स है। पहले आप इसको देखिए, ये जिस जिस्म पे देखिए यानी इसको आपने इसके पास लाना है। देखिए अब यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल इफ़ द बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज, अगर इस जिस्म पे नेगेटिव है जिसको हमने चेक करना है वो पहले से नेगेटिवली चार्ज हो, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज यानी विल अपीयर ऑन डिस्क। अब जाहिर बात है इस पे नेगेटिव है तो वो इस में जो अपोजिट चार्ज है यानी इस पे नेगेटिव तो वो पॉजिटिव को इधर डिस्क इसके करीब लाएंगे और नेगेटिव को रिपल करके इसके ल्यूज पे भेजेंगे, ल्यूज पे भेजे। देखिए then due to electrostatic positive charge will appear on the disk while negative charge will appear on leaves। नेगेटिव चार्ज ल्यूज पे आएंगे। अब दोनों ल्यूज पे सेम चार्ज आए तो ल्यूज क्या होगा, सेम चार्ज आने की वजह से रिपल ईच अदर, है ना, ईच अदर गेट सिमिलर चार्ज आने की वजह से इस तरीके से वो वहाँ से डाइवर्ज होगा। फिर जितना मकदार में चार्ज होगी उसी हिसाब से वो डाइवर्जन भी ज़्यादा, कम हो तो वो थोड़ा सा डाइवर्ज होती है लीव्स, ज़्यादा हो तो ज़्यादा डाइवर्ज हो जाती है। फिर उसके बाद आपने ये तो था कि चार्ज है या नहीं है वो आपने पता लगाया। अगर ये जिसम पे चार्ज नहीं तो उसको कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, चार्ज है तो ये सारे डाइवर्जन होती है। देखिए अगर पॉजिटिव के केस में फिर वही होगा, पॉजिटिव के केस में नेगेटिव को डिस्क पे लाएंगे, पॉजिटिव को लीव्स पे, फिर पॉजिटिव पे सेम आए तो वो रिपल होती है। अब किस किस्म का चार्ज है, आए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, या हमने सेक्शन बी में भी थोड़ा सा देखा था कि किस टाइप के चार्ज हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा, देखिए यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले आपको ये करना होगा, मैं पहले आपको बताता हूँ कि आपने इस इलेक्ट्रोस्कोप को पहले चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए तरीका आपको पहले बताया था, आपने उस को पॉजिटिव चार्ज करना है तो नेगेटिव रॉड को करीब लाए, नेगेटिव करना है तो पॉजिटिव को लाए, फिर अर्थ करके फिर इसके कनेक्शन को काटेंगे तो उसमें उसी हिसाब से चार्ज आ जाएंगे। अब हमने अभी किस किस्म का चार्ज है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोस्कोप इस फर्स्ट चार्ज, मैंने पहले कहा देखिए पहले हमें उस यानी इलेक्ट्रोस्कोप को क्या करना होगा जी, चार्ज करना होगा। देखिए या तो इसको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आपने करना है। सपोज द इलेक्ट्रोस्कोप इज़ पॉजिटिव चार्ज, फर्ज करें आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर क्या है तो उसको करने का तरीका, उसके लिए आपको नेगेटिव रॉड को इसके पास लाना होगा डिस्क के, फिर वही अर्थिंग वगैरह करना है। देखिए नो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी ब्रिंग द चार्ज यानी बॉडी नियर द डिस्क, फिर आपने उस चार्ज बॉडी को इस डिस्क के करीब लाया, आप द पॉजिटिव चार्ज को आपने पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है। इफ़ द डाइवर्जन ऑफ द लीव्स इंक्रीज, अगर उस लीव्स का जो डाइवर्जन इंक्रीज हो तो द बॉडी कैरीज पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। वो कैसे, मैं अभी आपको इसको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले से चार्ज किया हुआ इलेक्ट्रोस्कोप है, उसके पास जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, देखिए जिस जिस्म को हम ला रहे हैं उस पर अगर फ़र्ज़ करें पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे जी, पॉजिटिव चार्ज चूँकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है पहले से ही पॉजिटिव किया हुआ है तो वो इस पॉजिटिव को यहाँ से क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, इसके लीव्स पर चला जाएगा। आप लीव्स पर क्या आएंगे, सेम चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव आए तो वो रिपल किया तो वो डाइवर्जन हो जाते हैं ना। तो लेकिन अगर आप जिस जिस्म को ला रहे हैं पहले से पॉजिटिव चार्ज किया हुआ इलेक्ट्रोस्कोप के पास, यानी लेकिन उस जिस्म पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव तो इस पॉजिटिव को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखिए अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से कोई चार्ज इधर लीव्स पे नहीं गया तो इसमें जो डाइवर्जन यानी नहीं होती। तो इस तरीके से आप यानी
किस किस्म के चार्ज पहले से चार्ज किया हुआ इलेक्ट्रोस्कोप से फाइंड करें। देखिए इफ द बॉडीज कैरीज पॉजिटिव चार्ज, अगर उस जिस्म पे क्या चार्ज हो जी, पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे बताए हुए अगर उस जिस्म पे क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इफ देयर इज नो यानी चेंज इन द डाइवर्जन ऑफ द लीव, अच्छा वो तो हाँ ये कैरीज पॉजिटिव चार्ज। देखिए अगर डाइवर्जन इंक्रीज हो तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सेकंड लास्ट लाइन में है। ऑन द अदर इन लास्ट लाइन में देखिए इफ द डाइवर्जन डिक्रीज द बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज, ये चीज़ हम। और थर्ड में हमसे पूछा है यानी इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द बॉडी अंडर टेस्ट इज कंडक्टर आर इंसुलेटर, ये भी आसान है। आया ये जिसको हम चेक कर रहे हैं वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, उसके लिए तो आपने जस्ट इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। उसके लिए क्या होगा, आप टच करेंगे डायरेक्ट उस जिस्म को डिस्क ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, है ना, यानी जिसको आपने चेक करना है। अगर इसके लीव्स कोलैप्स हो, पर लीव्स हमने देखा था, ये लीव्स कोलैप्स हो यानी यूं अपने जगह से हट जाए, यानी फ्राम देयर डाइवर्जन पोजिशन, पहले से वो डाइवर्ज पोजिशन पे था, उससे कोलैप्स हो, है ना, द बॉडी वुड बी गुड कंडक्टर, क्योंकि इस पर असर हुआ तो जाहिर बात है चार्ज का आगे पीछे फ्लो हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की मूवमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो कंडक्टर में होती है, तो वो कोलैप्स होती है। अगर उसमें कोई तब्दीली ना हो तो वो जिस्म क्या होगा, इंसुलेटर होगा। अगर कोलैप्स हो तो वो कंडक्टर, यानी नहीं हो तो वो इंसुलेटर होगा। फिर उसके बाद कहा है जी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, हाँ ये तो कन्वेक्स लेंस सही है। एक ऑब्जेक्ट यानी लेंस फार्मूला आप यूज़ करेंगे, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के सामने। और आपको पता है कन्वेक्स मिरर में क्या बनती है जी, वर्चुअल इमेज और डायरेक्ट इमेज बनते हैं। देखिए फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और आपको पता है तो बिहाइंड द मिरर ही बनेंगे, देखिए वर्चुअल इमेज, और कनकेव में इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनते हैं। व्हाट इज इज फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ क्या है वो भी आपने टॉपिक में साइन कन्वेंशन वगैरह पढ़ा है, तो यानी पॉजिटिव साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट तो रियल ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जी, उसको पी से साइड करते हैं, वो 20 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, तो कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर का, वह देखें वो वर्चुअल ही होगा मिरर के, तो वो नेगेटिव में आपको जाहिर करना है। तो आप फार्मूला फाइंड करें इसका, आपने फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो 1/f = 1/p + 1/q, तो 1/f 1/20 माइनस, क्योंकि यहाँ पे आपने q वर्चुअल इमेज के लिए माइनस लिखते हैं, तो -1/10 हो गया, तो f आपके पास -20 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये जाहिर कर रहे हैं कि मिरर कौन सा यूज़ की है, कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स का फोकल लेंथ भी माइनस होता है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी रजिस्टर के पैरेलल कम्बिनेशन को कंबाइन करने के जो फीचर्स आप बताएं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसके डायग्राम, पैरेलल कम्बिनेशन के डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। वो किस तरीके से, फर्स्ट ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर R1, ये R1 है, R1, ये रजिस्टर R2 है, ये रजिस्टर R3। फिर आपने क्या करना है, इन सब के, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर के सब के एंड को देखिए, यहाँ पे भी क्या है, इसको एक एंड को आपने पॉजिटिव के साथ, दूसरे सारे एंड को आपने नेगेटिव के साथ आपने क्या करना है, कनेक्ट, एक पॉजिटिव के साथ एक, यानी एंड को नेगेटिव। चूँकि आपने सारे एंड को, आप बैटरी का तो क्या होता है, यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज होती है, सब तमाम एंड को, रजिस्टर के तमाम एंड को नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ और दूसरे तमाम एंड को नेगेटिव के साथ, तो इनको वोल्टेज सेम मिला, वी सेम मिला, तो इसका वोल्टेज सेम होते हैं। देखिए इन सब का वोल्टेज सेम, लेकिन करंट क्या होगा, अगर फर्स्ट करें यहाँ पॉजिटिव से कन्वेंशनल करंट यहाँ जा रही है, तो यहाँ से जो करंट जाएंगे इसको I1 यानी रेजिस्टेंस 1 से, इधर से जाने वाले करंट को हम I2, और यहाँ से जाने वाले करंट को हम I3, मतलब ये I1 I2 I3 यहाँ से जाने वाले करंट। तो इस तरीके से आपने इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टर के लिए जो रिलेशन डिराइव करेंगे, तो वो कैसे होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, 1.5 हर रेजिस्टर को आपने पॉजिटिव के साथ और तमाम रेजिस्टर के दूसरे एंड को यानी आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है।
उसके बाद आपने देखना है कि चूंकि यहाँ पे वोल्टेज मैंने अभी सेम कहा क्योंकि सबको पॉजिटिव के साथ सबके साथ नेगेटिव के साथ, तो V1 यानी रेजिस्टेंट 1 का, V2 रेजिस्टेंट 2 का, V3 रेजिस्टेंट 3 का सब सेम है, तो हम इसको जस्ट V ले सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब करंट यहाँ पे सेम नहीं है क्योंकि करंट रेजिस्टेंट 1 से I1 जा रही है, रेजिस्टेंट 2 से I2, रेजिस्टेंट 3 से I3, तो I टोटल करंट किसके बराबर हुआ, I1 I2 I3 को सम करके होगा। लेकिन आपको पता है फिर वही बात, यहाँ पे हम ओहम्स लॉ को यूज़ करेंगे। ओहम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर है, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पर I हमने फाइंड करना है, तो I किसके बराबर होगा, तो I बराबर होगा V आवर R, V आवर R। अब V सब में सेम है लेकिन R सेम नहीं है, तो I1 का V आवर R1 होगा, I2 V तो सब में सेम है, I2 का V आवर R2, I3 क्या होगा, V आवर R3 होगा। तो आपने वही इसको इस रिलेशन में पुट किया, देखिए यहाँ पर, यानी तो ऊपर इस रिलेशन में देखिए I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू, अब I1 किसके बराबर है, V आवर R1, I2 किसके बराबर है, V आवर R2, I3 किसके बराबर है, V आवर R3। या यहाँ से आप यूँ कर सकते हैं, इन सब में से V कॉमन लिया, इस सब में, इस इक्वेशन में से V कॉमन लिया, तो वह ऊपर क्या बचा, 1 आवर R1, 1 आवर R2, 1 आवर R3, और यहाँ से जो V कॉमन लिया था उसको आपने इधर डिवाइड किया, देखिए इधर जाके डिवाइड किया, तो 1 आवर V। और आपको पता है 1 आवर V किसके बराबर होते हैं, 1 आवर R के बराबर होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। आपको पता है फिर वही ओहम्स लॉ में आपको जाना होगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब मैंने आपको कहा कि आपको क्या चाहिए, 1 आवर V चाहिए। अगर आपको 1 आवर V चाहिए तो आप यहाँ से यूँ लिख सकते हैं 1 आवर V, हाँ, V इज इक्वल टू, सॉरी नहीं, 1 आवर आई आवर, ये 1 आवर V नहीं है बल्कि आई आवर V है, ये यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है। तो आपको आई आवर V चाहिए, तो आई आवर V चाहिए तो यहाँ से V ले जाओ उधर, तो यहाँ से आई आवर V हो गया, और यहाँ से R को नीचे लाओ, तो ऊपर कुछ नहीं तो R है, तो 1 आवर R किसके बराबर होगा, 1 आवर V, या 1 आवर V 1 आवर R के बराबर होगा। तो आपने यही रिलेशन यहाँ पे पुट किया, देखें ये 1 आवर V की जगह, आई आवर V की जगह पे क्या पुट किया, 1 आवर R, तो 1 आवर R किसके बराबर है, 1 आवर, ये ऊपर वाला ही लिखा, 1 आवर R1, 1 आवर R2, 1 आवर R3, ये तो 3 रजिस्टर है तो उसके बराबर हो गया। अगर आपके पास बहुत सारे n नंबर यानी n की जगह 50 हो तो वही 1 आवर R, 1 आवर, ये सारे जो रिलेशन है जो लास्ट में दिया हुआ है उसके बराबर होगा। देखिए रिप्लेस, अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर विद अ सिंगल रजिस्टर, उसको आप इक्विवेलेंट रजिस्टर R कहते हैं। सच दैट सेम करंट, क्योंकि उसमें से सर्किट में सेम करंट पास होगा, सच दैट सेम करंट पासिस थ्रू द सर्किट, दस द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा 1 आवर को रेसिप्रोकल कहते हैं ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन सम ऑफ रेसिप्रोकल, ये सब के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा, विच इज़ लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जो आपके कॉम्बिनेशन में सबसे कम जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा, है ना, आर कनेक्टेड पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका मेन रिलेशन ये लास्ट वाला है, यानी आपके पास अगर n नंबर, n का मतलब 50 हो तो 1 आवर R1, 1 आवर R2, 1 आवर R3, 1 आवर R4, 1 आवर R 50, अगर 100 तो 1 आवर R 100 होगा। अभी तो हमारे पास 3 का जिक्र किया तो 3, लेकिन n नंबर ऑफ रेजिस्टेंट हो तो के रेसिप्रोकल ऑफ देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE भी जाहिर कहते हैं इसको, RE 1 आवर RE भी कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए ये चीज़, फिर उसके बाद हमारे पास आएंगे जी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या है, तो लॉजिक गेट्स के बारे में हम देखेंगे। गिव सिंबल ऑफ ईच लॉजिक गेट्स, तो ये भी आसान है। देखिए लॉजिक गेट्स यानी सिंपल लॉजिक गेट्स यानी सर्किट, ये बेसिकली सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह सर्किट्स है विच परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल एज वेल एज इंट्रिकेट लॉजिकल ऑपरेशन वगैरह। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह, लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब कंपेरिजन वगैरह, यानी ट्रू फॉर सॉरी लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह की चीज़ें देखे ये करेंगे। दीज आर डिजिटल सर्किट विच हैव 1 और मोर इनपुट्स, इनके एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा
वन ही होगा। मिसाल के तौर पर एंड गेट का पहला अगर आप देखें तो सिंबल ये है, ये इसका सिंबल है। यहाँ से दो इनपुट ले रहे हैं ए और बी, और यहाँ पे आउटपुट आ रहे हैं। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर ए और बी इनपुट लेंगे, और इसका एक्स जो आउटपुट है यानी ए डॉट बी, इसको ए एंड बी भी पढ़ते हैं, एंड को डॉट से जाहिर करते हैं एंड ऑपरेशन, और इसको मल्टीप्लाई ऑपरेशन के तौर पे आप लेते हैं। तो इसमें क्योंकि आपको पता है डिजिटल सर्किट में हम दो इनपुट लेते हैं, 0 और 1। अगर मिसाल दोनों इनपुट 0 हो, या मैं इसको समझाने के लिए स्टूडेंट को कहता हूँ 0 को हम फेल कंसिडर करते हैं, 1 को हम पास कंसिडर करते हैं, तो हम ये एक शर्त लगाते हैं कि ए सब्जेक्ट और बी दोनों में पास हो तो पास है, यानी 1 हो, 1 को पास कहना। तो इसके लिए दोनों में फेल है तो फेल, एक में भी पास हो और एक में फेल हो तो भी फेल, दोनों में पास होने चाहिए। एक में फिर वही दे, एक में पास है दोनों में नहीं है तो फिर फेल, दोनों में पास है तो पास। या इसको मल्टीप्लाई में अगर आपसे कहूँ तो 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा फिर 0, 1 0 0, 1 1 ज़ा 1। तो ये एंड ऑपरेशन में आउटपुट उस वक्त 1 होगा जब दोनों इनपुट क्या हो, 1 हो। ये एंड ऑपरेशन का यानी आपके पास आपने देखिए द सर्किट विच इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशन इज एंड गेट कहते हैं, वो एंड ऑपरेशन को करने वाले को एंड गेट कहते हैं। देखिए एंड गेट हमने सर्किट कहा था, इसका सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है। वो 1 आउटपुट होगा, देखिए इनपुट 2 होती है, उसका आउटपुट ऑफ एंड ऑलवेज अकॉर्डिंग विद द इनपुट ऑफ ट्रुथ टेबल। आपसे कभी ये भी कह सकते हैं इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो ये इसका सिंबल लिखे तो ये सिंबल बनाओ बोले तो ये भी लिख सकते हैं। और गेट को उमूमन प्लस ऑपरेशन से जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं बोलेंगे और बोलेंगे, यानी देखें ए और बी, यानी ए और बी। तो इसमें भी यही देखिए इसका सिंबल ये है, और इसके दो इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट आ रहे हैं, तो इसका देखिए वही इनपुट लेने का तरीका। लेकिन मैं इसमें कहता हूँ और का मतलब या एक सब्जेक्ट में पास हो, मैं कहता हूँ देखिए तो एक्स ए और बी, देखिए 0 0 0, यानी दोनों में फेल फेल, एक में पास हो तो पास, एक में पास है, देखिए 1 को पास किया, 1 0, एक में पास है, पास दोनों में पास है तो पास हो गया। या यूं कहे 0 0 ज़ा 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2। लेकिन आपको पता है इसमें दो ही वैल्यू होते हैं, या 0 होते हैं या 1 होते हैं, तो 1 1 दोनों में पास तो 1 ही होगा। तो इसमें हमने पहले भी कहा देखो और रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ प्लस से साइन करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और ऑपरेशन, तो ये ए प्लस बी के बराबर होगा। ट्रुथ टेबल और ऑपरेशन इस शोन इसमें दिखाया गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक यानी सिम्बोलिकली और गेट शोन इन फिगर, इसमें दो इनपुट होते हैं और आउटपुट हमेशा इसका 1 होगा। और गेट कभी ऑपरेशन हमेशा किसके बेस पे हो जाते हैं, यानी वो हमेशा उसके ट्रुथ टेबल के बुनियाद पर करते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इन कनेक्शन विद द म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर भी बताना है। आपको पता है ट्रांसफार्मर के पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है यानी इसके दो कॉइल्स होते हैं। ट्रांसफार्मर के कितने कॉइल्स होते हैं, दो, एक को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। देखिए लेकिन हमेशा आपने एसी वोल्टेज प्राइमरी को ही देना, ये प्राइमरी कॉइल है, ये क्या है जी, सेकेंडरी कॉइल है। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन में ये होती है कि अगर आप एक यानी कॉइल में करंट दे दे तो इसके कॉइल में करंट आ गया तो इसमें फील्ड पैदा होगा, वो फील्ड दूसरे कॉइल में क्या इंड्यूस करेंगे, करंट इंड्यूस करेंगे। ये तो म्यूचुअल इंडक्शन वो बाहमी, इसमें आपने किया था प्राइमरी में तो उसमें ऑटोमेटिकली उसके में इंड्यूस करंट पैदा हुआ। तो ये ट्रांसफार्मर का उसूल है। तो दो किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप है, एक स्टेप डाउन है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। ट्रांसफार्मर इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए ट्रांसफार्मर आर यूज टू इंक्रीज या डिक्रीज एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को या इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर की वर्किंग देखें तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, मतलब ये दोनों कॉइल आपस में आप ऐसा कोई तरीके से अलग किया हुआ है कि वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, कनेक्शन वगैरह इसमें नहीं होता। देखिए फॉर ईच अदर बट वॉन्ट अराउंड द सेम आयरन कोर, लेकिन इसको एक ही आयरन कोर के अंदर बंद किया हुआ है।
इसका फ़ायदा ये होता है, देखिए इसका फ़ायदा होता है जब इसके जो फील्ड पैदा होते हैं वो उस कोर के ज़रिए उस प्राइमरी से सेकेंडरी में जाके वहाँ पे इंड्यूस करते हैं। देखिए एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरे कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल को आर रिप्रेजेंटेड बाय एन पी, यानी इसमें जो टर्न है ये यूँ टर्न है, यानी उसको एन पी यानी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, और सेकेंडरी में जो टर्न है उसको नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी से जाहिर करते हैं। जब आप प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट करते हैं किसी सोर्स यानी एसी वोल्टेज के साथ, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज के साथ, मैंने पहले बताया यहाँ पे आपने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट दे दिया, टर्न है, देखिए यूँ जो टर्न है ना, इसको यानी इस कॉइल को आपने अल्टरनेटिंग करंट दे दिया, तो इस कोर के ज़रिए देखिए यहाँ से जाएंगे, आयरन कोर सेम है ना, इसके ज़रिए जो मैग्नेटिक फील्ड इस यानी सेकेंडरी में क्या पैदा करेंगे, यानी वहाँ पे करंट को इंड्यूस करेंगे। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का उसूल है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पे हमने इसको बताना था, तो ये इस तरीके से यानी इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो आपको पहले बताया, देखिए इस पैराग्राफ में बता रहे, व्हेन द प्राइमरी कॉइल इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स एसी वोल्टेज द चेंजिंग करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वो अब करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, विच इज़ कैरी थ्रू द कोर टू द सेकेंडरी कॉइल में जाएंगे। इन द सेकेंडरी कॉइल द चेंजिंग फील्ड इंड्यूस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब वहाँ पे भी क्योंकि फील्ड चेंज हुआ सेकेंडरी में, तो वहाँ पे भी ईएमएफ पैदा हो, क्योंकि ईएमएफ ही फील्ड चेंज होने से पैदा होती है। देखिए द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल कॉल्ड द सेकेंडरी वोल्टेज। अब वहाँ पे जो पैदा होने वाली जो वोल्टेज है उसको सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं, उसको वी एस से जाहिर करते हैं, यानी इसका मतलब सेकेंडरी वो प्रोपोर्शनल है यानी टू द वोल्टेज यानी प्राइमरी वोल्टेज के, यानी उसको वी पी का मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल उसके प्रोपोर्शनल है, यानी इक्वलिटी ऑफ टू रेशो को प्रोपोर्शनल कहते हैं। देखिए द सेकेंडरी वोल्टेज आर डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन, यानी सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न टू द प्राइमरी कॉइल, इसको इस रिलेशन से, यानी वी एस और ये रेशो देखें, वी एस रेशो वी पी इज इक्वल टू एन एस, यानी एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न, रेशो टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, उसके रेशो के क्या है जी, प्रोपोर्शनल है। दो रेशो के इक्वलिटी को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे दो किस्म के ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बहुत ही सिंपल है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होते हैं यानी प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा हो तो वो अप है, सेकेंडरी वोल्टेज कम हो तो वो डाउन है। देखिए यहाँ पे क्या, इफ़ द सेकेंडरी वोल्टेज इज़ लार्जर देन प्राइमरी देन द ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर सेकेंडरी वोल्टेज स्मॉलर देन प्राइमरी हो तो ट्रांसफार्मर इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे आपके पास एक लेड यानी 210 इसका मास है, उसका हाफ लाइफ एक टाइम है जिसमें किसी भी मैटर या एलिमेंट के तादाद कम हो के हाफ रह जाता है। अगर किसी में 1 लाख हो तो कम हो के क्या रहेंगे, 1 लाख का हाफ क्या है, 50,000 रहेंगे, मतलब उस टाइम में। देखिए अब इसका हाफ लाइफ 22 या 3 साल है। देखिए हो मच ऑफ द 80 मिलीग्राम, अब यहाँ पे 80 मिलीग्राम जो आपके पास लेड है वो 69.9 तकरीबन 70 साल के बाद यानी उसमें कितना रहेंगे। तो आप इसका भी एक फार्मूला आपने टॉपिक में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसका पहले हाफ लाइफ यानी इसको T1/2 का मतलब हाफ, आधा है ना, हाफ लाइफ यानी आधा टाइम में वो क्या है, ऊपर डेटा में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ 22.3 ईयर्स। कुल टाइम उसके लिए है जी टोटल टाइम 66.9 ईयर्स। ओरिजिनल मास इसका 80 मिलीग्राम है जो दिया हुआ है। अब हमने रिमेनिंग मास फाइंड करना है। अब आपको पता है कि यानी उसके लिए कुल टाइम तो 66.9 है, लेकिन उसका हाफ टाइम है वो 22.3। तो आप नंबर ऑफ हाफ टाइम फाइंड करने के लिए 66.9 उसके कुल टाइम को नंबर ऑफ हाफ लाइफ से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 3। तो आप मुझे बताएं पहले हाफ लाइफ में क्या रहेगा, उस 80 का हाफ रहेंगे। टोटल 80 मिलीग्राम है, उसका हाफ यानी उसको 2 से डिवाइड किया तो 40 मिलीग्राम। अब अगला जो हाफ लाइफ है वो 40 भी मज़ीद हाफ होगा, 40 भी हाफ होगा तो 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 मिलीग्राम रहेंगे। फिर लास्ट जो हाफ लाइफ है वो उसमें क्योंकि 3 हाफ लाइफ हमने देखा था नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो थर्ड जो हाफ लाइफ है उसमें उस 20 का भी हाफ होगा तो वो सिर्फ 10 मिलीग्राम रहेंगे। मींस इसका मतलब ये हुआ 66.9 ईयर्स के बाद वो 80 मिलीग्राम कम हो के
सिर्फ 10 मिलीग्राम रहेंगे। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हमने देखा ये बहुत ही सिंपल था। अगर आपको इसमें फिर कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता दें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स के और इसके बाकी सेट्स वगैरह है उसके टॉपिक भी मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।